Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. This video's number is 62 and this video is important for upcoming nursing recruitment exams like AIMS NORCET, ESIC, PGI, state CHOs, etc. Let's begin. The last case of smallpox was reported in the world. पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स का आखिरी केस कब रिपोर्ट किया गया था? 1977 में, 78 में, 79 में या फिर 82 में? The right answer is option A. याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1977 को सोमालिया, जो कि अफ्रीका का एक प्लेस है, वहाँ पर स्मॉल पॉक्स का आखिरी केस रिपोर्ट किया गया था। 26 अक्टूबर 1977 को अफ्रीका देश के सोमालिया स्टेट में स्मॉल पॉक्स का आखिरी केस रिपोर्ट किया गया था, देखा गया था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में आखिरी केस किस जगह और किस डेट पर मिला था, तो याद रखिएगा इंडिया में बिहार के अंदर 24 मई 1975 को स्मॉल पॉक्स का आखिरी केस मिला था। अप्रैल 1977 को भारत में ये डिजीज़ इरेडिकेटेड घोषित किया गया और 8 मई 1980 को वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया गया। डेट याद रखिएगा, अप्रैल 1977 को इंडिया से इस डिजीज़ को इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया गया, जबकि वर्ल्ड से इसे 8 मई 1980 को इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया गया। इरेडिकेटेड का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज़ को टीयर आउट फ्रॉम रूट कर देना, यानी जड़ सहित उखाड़ कर फेंक देना, यानी कि ना तो इस डिजीज़ का कोई केस यहाँ मौजूद है, ना ही इस डिजीज़ को कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ मौजूद है। इस प्रकार से स्मॉल पॉक्स से आपसे ये 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, फोकस रहिएगा, आप इसे इजीली आंसर कर पाएंगे। अ स्टूडेंट नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट with chronic renal failure who is to be treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis. Which statement by the student nurse indicates to the primary nurse that the student nurse understands the purpose of this therapy? मान लीजिए आप किसी कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और आपको क्लिनिकल ड्यूटी पर भेजा जाता है। क्लिनिकल ड्यूटी के दौरान आपको मौका मिलता है कि आप किसी क्रॉनिक किडनी फेलियर वाले पेशेंट की केयर करें। इस पेशेंट में कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसीजर चल रहा है। आपके द्वारा अपने सीनियर नर्स को कौन सा स्टेटमेंट बताया जाए या कहा जाए जो कि ये बताता हो कि इस पेशेंट में ये कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस क्यों किया जा रहा है, या यूँ कह सकते हैं आप कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट पर ये प्रोसेस काम करता है। ऑप्शन 1, it provides continuous contact of dialyzer and blood to clear toxins by ultrafiltration. इस प्रोसेस में डायलाइज़र और ब्लड लगातार कांटेक्ट में रहते हैं
और इनके संपर्क में आने के बाद अल्ट्राफिल्ट्रेशन कॉन्सेप्ट के द्वारा ब्लड से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं। ऑप्शन 2, इट एक्सचेंजेस एंड क्लीननेस ब्लड बाय करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ क्रिएटिनिन। इस प्रोसेस के द्वारा ब्लड में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स और क्रिएटिनिन का एक्सचेंज करवाकर ब्लड की क्लीनलीनेस को मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन 3, इट डिक्रीजेज द नीड फॉर इमोबिलिटी बिकॉज इट क्लियर्स टॉक्सिन इन शॉर्ट एंड इंटरमिटेंट पीरियड्स। इस प्रोसेस के द्वारा क्लाइंट में इमोबिलिटी को परफॉर्म करवाया जाता है या फिर मोबिलिटी की आवश्यकता नहीं होती और इस प्रकार से शॉर्ट ड्यूरेशंस के अंदर ही ब्लड को फिल्टर आउट कर दिया जाता है। ऑप्शन 4 कहता है इट यूजेस पेरिटोनियम एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू क्लियर टॉक्सिन्स बाय ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इस प्रोसेस के अंदर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लेकर ब्लड से टॉक्सिन्स का रिमूवल करते हैं और इस प्रोसेस में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। The right answer is option 4. इस प्रोसेस के अंदर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट 4 को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। जब भी किसी क्लाइंट में हमें पेरिटोनियल डायलिसिस करना होता है, हम इस क्लाइंट की पेरिटोनियल कैविटी में कुछ फ्लूइड इंसर्ट करते हैं। ये फ्लूइड यहाँ पर कुछ समय तक रहता है और फिर इसे बॉडी से बाहर ड्रेन करवा लिया जाता है। जब ये फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहता है, उस दौरान ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं और इन प्रोसेसेस के द्वारा ब्लड में मौजूद जितनी भी मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो पेरिटोनियल कैविटी में डाले गए फ्लूइड में आ जाते हैं और फिर इस फ्लूइड को बॉडी से बाहर ड्रेन आउट करवा दिया जाता है, जिससे कि बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट थे उनकी मात्रा कम हो जाती है। एग्जैक्टली यदि जाने तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या है, इसे भी जान लेते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी जगह पर जो सॉल्यूट्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करें। किसी जगह पर पार्टिकल्स यदि हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन कहलाता है। और अगर ऑस्मोसिस के बात की जाए तो ऑस्मोसिस जनरली लिक्विड सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए दो स्ट्रक्चर्स हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, फ्लूइड की जो मात्रा होगी वो कम होगी, और दूसरे बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कम हैं तो फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन ये है लेकिन पार्टिकल्स के लिए ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो फ्लूइड की जो मूवमेंट होगी वो कम कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी और इसे ही हम ऑस्मोसिस नाम से जानते हैं। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात की जाए तो याद रखिएगा, जब क्लाइंट में हम हीमोडायलिसिस का प्रोसेस अपनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट लागू होता है। हीमोडायलिसिस करवाने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस पर्सन खुद से घर में परफॉर्म कर सकता है और वहाँ पर ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट लागू होता है। इसके अलावा ऑप्शन 2 के अंदर कहा गया था कि पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो इनडायरेक्टली क्लीन करती है ब्लड को, तो ये भी बात हमें देखने योग्य है कि ब्लड से खाली इलेक्ट्रोलाइट का एक्सक्रीशन करवाकर हम क्लीनलीनेस को मेंटेन नहीं कर सकते। मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल यहाँ पर आवश्यक है। डिक्रीज द नीड फॉर इमोबिलिटी बिकॉज द टॉक्सिन्स इन शॉर्ट इंटरमिटेंट पीरियड। देखिएगा, डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो तुरंत होने वाला, शॉर्ट टाइम होने वाला प्रोसेस नहीं है। इसे दिन में कई बार करना पड़ सकता है और इसमें समय लगता है।
Next question. Difference between diastolic and systolic pressure is. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंतर को आप किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर, पल्स डेफिसिट, कार्डियक आउटपुट या ब्लड प्रेशर? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, इट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति में नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। यहाँ पर जो अपर वैल्यू है इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाली को डायस्टोलिक। अगर आप इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हटा दें तो जो वैल्यू आएगी उसे आप पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसे याद इस प्रकार से रख सकते हैं आप, PP इक्वल्स SBP माइनस DBP, PP इक्वल्स SBP माइनस DBP। यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पल्स डेफिसिट वह कंडीशन है जिसमें एपिकल पल्स और रेडियल पल्स में डिफरेंस आए, यानी एक ही समय पर दो अलग पर्सन्स के द्वारा एपिकल और रेडियल पल्स को रिकॉर्ड किया जाए तो एपिकल और रेडियल पल्स के काउंट में यदि फ़र्क आता है तो ये कंडीशन पल्स डेफिसिट कहलाती है और ये जनरली एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन के होने को बताती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है हार्ट के राइट या लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने पर कितना ब्लड आगे भेजा गया। इसका अमाउंट नॉर्मली हम 70 ml मानते हैं और हार्ट रेट का मतलब है एक मिनट में हार्ट ने कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हम इसको नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट मानते हैं। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अराउंड 5 लीटर फ्लूइड आएगा और यही स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है, सॉरी कार्डियक वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बींग्स इज मेंटेन्ड बाय। ह्यूमन में अर्ली प्रेगनेंसी किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, ब्रेस्ट सिक्रेशन या ग्रैफियन फॉलिकल्स के द्वारा? The right answer is option B. ग्रैफियन फॉलिकल्स को LH हार्मोन द्वारा ब्रस्ट किया जाता है और जैसे ही ये ब्रस्ट होती है यहाँ से मैच्योर ओवम निकलता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद ये ग्रैफियन फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती हैं और इस कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन आदि हार्मोन सिक्रीन किए जाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जब तक कि प्लेसेंटा डेवलप ना हो जाए, यानी कि 12 वीक की प्रेगनेंसी तक लगातार प्रेगनेंसी को बनाए रखने का काम करती है, इसे मेंटेन करवाती है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच टाइप ऑफ hypersensitivity reaction ड्यू टू IgE mediated histamine release is called? आपको उस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का टाइप बताना है जिसमें IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E का रिलीज होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन E मीडिएटेड हिस्टामिन का रिलीज होता है। टाइप 4, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 2? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन एनाफाइलैक्सिस, अर्टिकेरिया, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आदि कंडीशंस होने पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडरेट टू हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विथ ओपन सर्वाइकल OS इज रेफर्ड एज। अगर किसी क्लाइंट में मॉडरेट या हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग हो अर्ली प्रेगनेंसी में और इस वुमेन में असेसमेंट करने पर सर्वाइकल OS ओपन मिले तो ये किस प्रकार के अबॉर्शन को बताती है? स्पॉन्टेनियस, थ्रेटन्ड, इनएविटेबल या फिर इनकम्प्लीट?
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर किसी वुमेन में अर्ली प्रेगनेंसी स्टेट में अचानक मॉडरेट या हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग हो और फिजिकल एग्जामिनेशन करने पर सर्वाइकल ओएस ओपन मिले तो ये हमें इनएविटेबल एबॉर्शन का नाम होने को बताती है। इनएविटेबल अबॉर्शन को हम टाल नहीं सकते, इसके बाद प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कर पाना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट अराइव्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। Nursing assessment finding include blood pressure 80/32, pulse rate 120, respiration 20. Which is the client's most appropriate priority nursing diagnosis? एक क्लाइंट एमरजेंसी में आपके पास आया, इसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है। इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर 80/34 है, पल्स रेट 120 है और रेस्पिरेशन 20 है। इस पेशेंट का असेसमेंट करने के बाद प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? ऑप्शन ए अल्ट्रेशन इन सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन बी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ऑप्शन सी इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ऑप्शन डी अल्टरेशन इन सेंसरी परसेप्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लाइंट के वाइटल साइंस को असेस करने के बाद हमें इस पेशेंट के अंदर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के डेवलप होने की संभावना लग रही है, यानी कि पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम काफ़ी कम है। देखिएगा, क्लाइंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से काफ़ी है, यानी पेशेंट हाइपोटेंशन में है। पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है और रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो इस सिचुएशन में हम क्लाइंट में ये अनुमान लगाएंगे कि एक्सीडेंट के बाद इसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, जिसके कारण इसमें फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है और इसे हम प्रायोरिटी असेसमेंट मानकर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इन MEQ पर L इज। नॉर्मली सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है ये आपको बताना है। 2.5 से 3.5, 3.5 से 5.1, 5.5 से 6.5, 6.5 से 7.5। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, किसी भी क्लाइंट में पोटेशियम का नॉर्मल लेवल 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इससे कम होना हाइपोकैलीमिया, इससे ज़्यादा होना हाइपरकैलीमिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज इवेल्युएटिंग अ क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। विच इंफॉर्मेशन इन क्लाइंट्स रिस्पॉन्स इंडिकेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस ऑफ दिस प्रोसीजर। किसी क्लाइंट को आपने पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में समझाया कि इसे कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। पेशेंट के द्वारा दिया गया कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है कि इसे अब पूरी तरह से समझ आ गया है कि पेरिटोनियल डायलिसिस को क्यों किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, री एस्टैब्लिश किडनी फंक्शन, ऑप्शन बी क्लीन द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी प्रोवाइड फ्लूइड फॉर इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, रिमूव टॉक्सिन इन एडिशन टू अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। वन बाय वन सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। जब भी किसी क्लाइंट में पेरिटोनियल डायलिसिस करवाया जाता है तो ये किडनी फंक्शन के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल होता है। जिन लोगों की किडनी सही काम नहीं कर रही होती है उन्हें डायलिसिस करवा कर उनकी बॉडी में किडनी के फंक्शंस को परफॉर्म करवाया जाता है। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, ना कि डायलिसिस करवाने से किडनी के फंक्शन पहले की तरह बेहतर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन 2 की बात करें तो क्लीन द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल डायलिसिस के द्वारा हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को क्लीन नहीं करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। पेरिटोनियल डायलिसिस के द्वारा इंट्रासेल्युलर स्पेस में फ्लूइड नहीं दिया जाता। यहाँ पर पेरिटोनियल डायलिसिस का एकमात्र जो रीज़न है वो है
हमारी बॉडी में किडनी फंक्शन डिमिनिश्ड होने के कारण जो टॉक्सिन्स बाहर नहीं सिक्रीट हो रहे हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालना और मेटाबॉलिक वेस्ट को भी बाहर निकालना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्सेप्ट। कम्युनिकेशन में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता? सोर्स, मैसेज, चैनल, फिजिकल बैरियर। Yes, exactly. Option D is correct here. Physical barrier is not a part of communication process. Communication क्या है? Communication is the process involves understanding, sharing and meaning. Communication एक ऐसा process है जिसमें understanding, sharing और meaning को include किया जाता है। आप अपने विचारों को, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसे समझकर, सुनकर समझ पा रहा है, ये प्रोसेस कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के अंदर एग्जैक्टली देखा जाए तो 8 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिनमें सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, एनवायरनमेंट, कॉन्टेक्स्ट और इंटरफेरेंस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ईसीटी प्रोसीजर इलेक्ट्रोड्स आर जनरली प्लेस्ड ऑन। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी प्रोसीजर के दौरान इलेक्ट्रोड्स को हम कहाँ पर प्लेस करते हैं? सब मैंडिब्यूलर रीजन में, टेम्पोरल रीजन में, ऑक्सीपिटल रीजन में या सुप्रा मैंडिब्यूलर रीजन में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टेम्पोरल रीजन। हम ईसीटी प्रोसीजर के दौरान जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसे कनपट्टी वाले एरिया यानी टेम्पोरल रीजन में प्लेस करते हैं। ईसीटी प्रोसीजर में हम स्मॉल अमाउंट में करंट को ब्रेन में डिलीवर करके सीजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा हम डिप्रेशन के पेशेंट्स का इलाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट पोटेंशियली डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस? पेरिटोनियल डायलिसिस का सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन? एब्डोमिनल पेन, जीआई ब्लीडिंग, पेरिटोनाइटिस, मसल क्रैम्प्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, इट इज पेरिटोनाइटिस। हमारे एब्डोमिनल कैविटी के सभी ऑर्गन्स को कवर करने वाली लेयर है पेरिटोनियल लेयर। इस लेयर में यदि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन पेरिटोनाइटिस कहलाती है। पेरिटोनाइटिस इज अ मोस्ट कॉमन एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which food item should not be included in the diet of patient with diagnosis of celiac disease? अगर किसी पर्सन को सीलिएक डिजीज है तो उसकी डाइट में आप किस सब्सटेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे? मिल्क, व्हीट, राइस, मीट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जिन लोगों को सीलिएक डिजीज होता है उनकी डाइट में हम व्हीट नहीं देते। व्हीट यानी गेहूं, और गेहूं के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डीप में बात कर लेते हैं। सीलिएक डिजीज को आप सीलिएक स्प्रू या ग्लूटीन सेंसिटिव एंटेरोपैथी के नाम से भी जानते हैं। जब भी किसी पर्सन जिसे सीलिएक डिजीज़ है वो ग्लूटीन वाला खाना खा ले तो उसकी बॉडी में इम्यून रिएक्शंस होने लगती हैं। ग्लूटीन प्रोटीन व्हीट, बार्ले, राई इन सभी में पाया जाता है। इफ़ यू हैव सीलिएक डिजीज़, ईटिंग ग्लूटीन ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्स योर स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही सीलिएक डिजीज़ वाला पेशेंट ग्लूटीन डाइट लेता है उसका इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है और इसका इफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पर आने लगता है। ओवर टाइम दिस रिएक्शन डैमेजेस योर स्मॉल इंटेस्टाइन लाइनिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एब्जॉर्बिंग सम न्यूट्रिएंट्स एंड मार एब्जॉर्प्शन अकर्स। अगर पेशेंट लगातार ग्लूटीन डाइट लेता रहे तो इससे उसकी बॉडी में इम्यून रिएक्शंस होंगी और इन इम्यून रिस्पॉन्स
इम्यून रिएक्शन के लगातार होने के कारण पेशेंट की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डैमेज हो जाएगी और पर्सन में फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, माल एब्जॉर्प्शन कंडीशन हो जाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सीलिएक डिजीज कंडीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, किट सप्लाइड एट द सब सेंटर इज कॉल्ड एज। सब सेंटर पर कौन सा किट सप्लाई करवाया जाता है? किट ई, बी, के, एम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, किट बी। सब सेंटर पर किट बी को सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन फ्रॉम एनिमल कैन बी यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग, इट इज टर्म्ड एज। अगर किसी क्लाइंट को चोट लगी या बर्न हो गया जिससे उसकी स्किन डैमेज हो चुकी है, उस जगह पर दूसरे किसी सोर्स से स्किन लेकर पैच लगाना, ये प्रोसेस ग्राफ्टिंग कहलाता है। और अगर ये सोर्स किसी एनिमल से लिया जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? हेट्रोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट, मीसोग्राफ्ट। ऑप्शन ए करेक्ट, इट इज कॉल्ड हेट्रोग्राफ्ट। अगर ग्राफ्ट किसी आइडेंटिकल ट्विन द्वारा दिया गया तो इसे आइसोग्राफ्ट या सिनोग्राफ्ट कहेंगे। अगर सेम स्पीसीज का ग्राफ्ट आपने लिया है तो ये होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट कहलाएगा। और यदि किसी अदर स्पीसीज यानी एनिमल आदि से लिया है तो इसे आप हेट्रोग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल टर्म फॉर TNAI? TNAI का फुल फॉर्म आपको बताना है। ट्रेनिंग इन नर्सिंग एट ऑल इंडिया लेवल, ट्रेंड नर्सेस ऑफ ऑल इंडिया, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेनिंग इन नर्सेस एट इंटरनेशनल लेवल। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। TNAI का फुल फॉर्म है ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और 1908 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। 1908 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इस संस्था का निर्माण पूरे देश में नर्सेस को सपोर्ट करने के उद्देश्य से किया गया था। TNAI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट with a diagnosis of AIDS, the IV infiltrates and need to be restarted. What is the necessary to protect the nurse when restarting the IV? Select all that may apply. किसी क्लाइंट को एड्स है और इस पेशेंट में आपने कैन्यूला लगा रखा था, अचानक वहाँ पर IV इनफिल्ट्रेशन हो गया, कैन्यूला अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया। अब इसमें आपको दोबारा से नया कैन्यूला लगाना है, तो इस सिचुएशन में आपको कौन सा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन ए मास्क, गाउन, ग्लव्स, फेस शील्ड, हैंड हाइजीन। वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं मास्क की। अगर आप किसी क्लाइंट में ऐसा कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन होने की संभावना है, या फिर प्रोसीजर के दौरान ब्लड का स्प्लैशिंग हो सकता है, तो वहाँ पर आप मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गाउन का इस्तेमाल जिन प्रोसीजर्स के दौरान ब्लड या बॉडी फ्लूइड का स्प्लैशिंग होता है वहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर ऐसा कोई भी संभावना नहीं है। ग्लव्स की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है, सही माना जाएगा। जब भी आप HIV पर्सन की केयर करें तो उस दौरान आप बॉडी फ्लूइड और ब्लड के संपर्क में आ सकते हैं, तो इन पेशेंट्स की केयर के दौरान आपको ज़रूर ग्लव्स पहनने हैं। सो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट हियर। फेस शील्ड का इस्तेमाल भी हम उन प्रोसीजर्स में करेंगे जहां पर ब्लड या बॉडी फ्लूइड के स्प्लैश यानी
आपके ऊपर आकर गिरने की संभावना हो। और लास्ट आता है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का, स्प्रेड को रोकने का सबसे पावरफुल मेथड है और इसे हमें इस्तेमाल करना ही चाहिए। सो ऑप्शन 5 इज़ करेक्ट हियर। तो हम कह सकते हैं कि HIV पेशेंट में IV लाइन को वापस शुरू करते समय हम ग्लव्स और हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे और हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रीनिंग कैंसर डिटेक्शन टेस्ट फॉर मोस्ट कॉमन कैंसर इज वुमेन इज। वुमेन में मोस्ट कॉमनली पाए जाने वाले कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है? बायोप्सी ऑफ सर्वाइकल टिश्यू, डायलेशन एंड कर्टेज, पॉजिटिव खान्स टेस्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इंडिया में या वर्ल्ड में कहें तो ब्रेस्ट कैंसर अब सबसे ज़्यादा होने वाला वुमेन्स में कैंसर टाइप है और इसकी स्क्रीनिंग के लिए, इसकी जांच के लिए हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ oogonia। किसी क्लाइंट में oogonia सबसे ज़्यादा किस उम्र पर होते हैं? प्यूबर्टी, एट बर्थ, मिडिल एज या फिर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। oogonia प्रीमॉर्डियल सेल्स हैं जिनसे oocyte बनते हैं, ओवम बनते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर बच्चे में सबसे ज़्यादा oogonia पाए जाते हैं। अगर एक अंदाजे से बात की जाए तो 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी में फीमेल चाइल्ड के अंदर लगभग 7 मिलियन oogonia प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which nursing intervention is appropriate to prevent pulmonary embolism in patient who is prescribed bed rest? अगर किसी पर्सन को लंबे समय तक बेड रेस्ट के लिए सजेस्ट किया गया है तो इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए आप कौन सा सजेशन देंगे? ऑप्शन ए, लिमिट द क्लाइंट्स फ्लूइड इनटेक। हम पेशेंट के फ्लूइड इनटेक को लिमिटेड कर देंगे। ऑप्शन बी, एनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। हम पेशेंट को बेड में रहते हुए ही कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, यूज़ द नी सपोर्ट व्हेन द क्लाइंट इज़ इन बेड। हम इस क्लाइंट को नी सपोर्ट देंगे जब वो बेड में रहेगा। ऑप्शन डी, टीच द पेशेंट टू मूव लेग इन द बेड। हम इस पेशेंट को बेड में लेटे लेटे अपने पैरों की मूवमेंट करने के लिए कहेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मान लीजिए ये आपके पेशेंट हैं और इन्हें किसी कारण से लंबे समय तक बेड रेस्ट पर रहने के लिए कहा गया है। बेड रेस्ट में रहने के कारण इनकी बॉडी पे जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो इन पेशेंट की पैर के अंदर जो डीप वेन है वहाँ पर ब्लड रुकता है क्योंकि वीनस रिटर्न कम होता है और ब्लड रुकने के कारण अचानक यहाँ क्लॉट बन जाता है और ये क्लॉट फिर धीरे धीरे करता करता हम इस पेशेंट के लंग्स की किसी ब्लड वेसल्स में पहुंचकर वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, ब्लड सप्लाई को रोक देता है। तो ये कंडीशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाती है और ये बहुत ही डेंजरस हो सकती है। तो ऐसे सभी पेशेंट जो कि लंबे समय तक बेड में रहने वाले हैं उनसे हम कहते हैं कि बेड में आप लेटे लेटे ही अपने पैरों को मूव कराते रहें ताकि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, ब्लड यहाँ रुके नहीं और ब्लड रुकेगा नहीं, चलता रहेगा तो इसमें कभी भी क्लॉट नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल टैबलेट 0.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज सफिशिएंट टू डिसइंफेक्ट। 0.5 ग्राम की क्लोरीन की टैबलेट कितने वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है? 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर्स।
द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 20 लीटर्स। करीबन 1 बाल्टी पानी यानी कि 20 लीटर्स पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन की एक टैबलेट ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ rheumatoid arthritis has been taking steroid medication for past year. Which complication of prolonged use of this medication should the nurse assess the client? एक rheumatoid arthritis का पेशेंट है और उसे लंबे समय से स्टेरॉइड थेरेपी दी जा रही है, स्टेरॉइड ड्रग दी जा रही है। इस पेशेंट में इस मेडिसिन के कारण कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? डिक्रीज WBC काउंट, इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन, इंक्रीज सेडिमेंटेशन रेट, डिक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल। जब भी कोई पर्सन लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन ले रहा होता है तो उसमें सीरम ग्लूकोज का लेवल घटता नहीं है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन 4 सही नहीं माना जाएगा। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 की बात की जाए तो स्टेरॉइड थेरेपी लेने पर पेशेंट में इन दोनों ही पॉइंट्स का एलिवेशन देखने को मिलता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन और सेडिमेंटेशन रेट दोनों ही बढ़ जाती हैं। डिक्रीज WBC काउंट यहाँ पर ये सही ऑप्शन माना जाएगा। लंबे समय से आप अगर स्टेरॉइड मेडिसिन लेते हैं तो बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है। बोन की जो ब्लड सेल्स होती हैं, बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी होती है वो स्टेरॉइड मेडिसिन लंबे समय तक लेने के कारण कम हो जाती है और इस वजह से बोन मैरो WBC नहीं बना पाती और ये कंडीशन देखने को मिलती है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ अ हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट्स डिफिकल्टी इन हियरिंग। विच मेडिकेशन शुड द नर्स कंसीडर इट रिलेटेड टू दिस रिस्पॉन्स? एक टीबी का पेशेंट अचानक आपसे कहता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सुनने में दिक्कत आ रही है, तो आप किस मेडिसिन के कारण ये इफ़ेक्ट आ रहा है ऐसा अनुमान लगाएंगे? स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण, पायरेजिनामाइड के कारण, आइसोनियाजिड के कारण या फिर इथाम्ब्यूटॉल के कारण? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन जो है वो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, यानी कि इससे हमारी सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। स्ट्रेप्टोमाइन बेसिकली एक एमिनोग्लाइकोसाइड की ड्रग है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज के ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।